नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट नगर कॉलेज बीकानेर, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में आज यूजी का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल स्ट्रिंग, विभव सीधी। हम श्रोडिंगर समीकरण अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए हल कर रहे हैं। जो आज हम हल करने जा रहे हैं उसमें जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है और उसकी जो ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन है वो स्टेट जैसी है, विभव सीधी जैसी है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पोटेंशियल स्ट्रिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल पे कंडीशन क्या है। यहाँ पे पोटेंशियल पे कंडीशन है Vx = 0 है यदि x <0 है। यदि x का मान <0 है उस समय Vx का मान 0 है, और यदि x का मान <0 है, 0 से अधिक है, उस स्थिति में Vx का मान V0 एक नियत विभव है। इसको हम फिगर से इस प्रकार से समझ सकते हैं, x डायरेक्शन में x और y डायरेक्शन में Vx है, और यहाँ हम ये देख रहे हैं कि x का मान जब 0 से कम है तब v का मान 0 है, और जब x का मान <0 है तो v का मान v0 है। ये जो स्थिर रेखा है ये दर्शा रही है कि जो v का मान है वो नियत मान v0 के बराबर यहाँ है, इसलिए इसे विभव सीधी कहा जाता है। और विभव का मान यहाँ पर v0 का मान हम x <0 के लिए नियत लेते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो मैंने बताया था महत्वपूर्ण चीज होती है विभव पे कंडीशंस क्या है आपके विभव क्षेत्र में जिसमें गति कर रहा है कण, और उसकी ज्योमेट्री क्या है, इन दोनों को हमने समझा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कुल ऊर्जा E का कण है। कुल ऊर्जा E का एक कण है जो बाईं ओर से इस पर आपतित हो रहा है, बाईं ओर से इस पर आपतित हो रहा है। तो आपतित होने वाले कण की कुल ऊर्जा क्या है? E है, और E का मान V0 से कम हो सकता है और E का मान V0 से अधिक हो सकता है। दो स्थितियों को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि तीसरी कंडीशन क्यों नहीं है जहां E का मान V0 के बराबर है। अगर E का मान V0 के बराबर हो जाता है तो ये टर्म 0 हो जाती है, और यहाँ वेव फंक्शन का मान आप देखेंगे कि d2ψ/dx = 0 आता है, अर्थात dψ/dx क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, किसी कांस्टेंट के बराबर है। अतः हमारे पास में जो दो ही ऑप्शन बचते हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, E <V0 है और E V0। अब यहाँ पर बाईं ओर से जो कण आ रहा है वो इस विभव सीधी से टकराता है, इसका रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन हो सकता है और ट्रांसमिशन अर्थात पारगमन इसका हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि E का मान V0 है, V0 है, पारगमन अधिक होगा या अपवर्तन अधिक होगा, परावर्तन अधिक होगा या नहीं होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है? क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर ऊर्जा का मान कम है तो बस परावर्तन हो जाएगा, और ऊर्जा का मान अधिक है तो पारगमन हो जाएगा। एक नॉर्मल वे में आप समझ सकते हैं। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है? नहीं, ऐसा नहीं। अगर E का मान <V0 है तो भी इसकी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है फाइनाइट है, कम हो सकती है परंतु परिमित होगी। इसी प्रकार से जो आपके पास में E <V0 है उस स्थिति में संपूर्ण पारगमन हो जाना चाहिए, परंतु रिफ्लेक्शन अर्थात परावर्तन की संभावना भी परिमित होती है। वो निर्भर करती है कि विभव का मान V0 कितना है, और यहाँ पर V0 का मान जो है वो उसके अकॉर्डिंग, सपोज कर लीजिए V0 का मान अनंत हो गया, उस स्थिति में क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स ही क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आएंगे, क्योंकि V0 का मान अनंत हो गया, कहीं संभावना बची ही नहीं, तो परिमित होने की संभावना ही नहीं है। तो उस स्थिति को अगर छोड़ दें, V0 का मान अगर अनंत नहीं है, उससे कम है, तो उसमें जो प्रायिकता है
वो परिमित होती है पारगमन और परावर्तन। क्योंकि हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिस्टिक होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके रिजल्ट और परिणाम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि जो वेव फंक्शन होता है साई एक्स टी वो किससे दिया जाता है, साई एक्स ई रेज़ टू माइनस आयोटा ई टी एच। ये सॉल्यूशन तब है जब हमने कालाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को यदि हम लेके चले हैं, उस स्थिति में ये होता है। हमने जो भी सॉल्यूशंस आपने आगे देखेंगे, हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लेके चलेंगे, तो आप आवश्यकता पड़ने पर इस पार्ट से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टाइम का पार्ट सिर्फ यही है, ई रेज़ टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रोडिंगर समीकरण जो हम लेंगे वन डायमेंशनल डी टू साई एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर टी माइनस वी एक्स इक्वल टू 0। नॉर्मली जो भी इक्वेशन आप याद कर चुके हैं अभी तक, पर अगर याद नहीं हुई है तो इसको याद करना आवश्यक है, अन्यथा फर्स्ट स्टेप यही है, इसके आगे आप पढ़ लेंगे। तो इसको आप अपनी जो फिक्स मेमोरी है उसमें डाल दीजिए। केस 1, इफ ई लेस देन वी ज़ीरो, यदि ई का मान वी ज़ीरो से कम है, ई का मान वी ज़ीरो से कम है, उस स्थिति में आपके पास में संभावना कहाँ है, कण यहाँ हो सकता है, कण यहाँ हो सकता है। तो दोनों जगह कट की पाइथागोरस की प्रैक्टिस मानते हैं, हमने दो क्षेत्र कंसीडर कर लिए। प्रथम क्षेत्र रीजन 1, रीजन 1 कौन सा है, जब x लेस देन 0। इसे आप ये देखिए कि आपके पास में इक्वेशन कौन सी है, जब आपके पास में x लेस देन 0 है, और ये वाला कब है, जब x लेस देन ग्रेटर देन 0। तो x लेस देन 0 की स्थिति में d2 sin1 अपॉन dx2 प्लस ट्वाइस m e अपॉन h प्लस इसका sin1 x स्क्वायर। sin1 अर्थात हमने वेव फंक्शन को sin1 इस क्षेत्र में बनाया है, और यहां हमने वेव फंक्शन को sin2। रीजन 2 x ग्रेटर देन 0 d2 sin2 अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h क्रॉस h बार स्क्वायर e माइनस v0 sin x। इस प्रकार से दो समीकरण है हमारे पास। इस प्रकार से हमने दोनों क्षेत्रों में जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता है, वहां हमने श्रोडिंगर समीकरण को की नेचर कैसे लिखा था, किस प्रकार की होगी श्रोडिंगर समीकरण, उसको हमने लिखा है। ओके, अब यहां पर रियल कांस्टेंट्स अगर हम मानते चले इन पार्ट्स को, क्योंकि कोई भी इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन कैसी है उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम उसको इस प्रकार से देख के लेके चलते हैं कि जितने बड़ी टर्म्स हैं उनको थोड़ा स्मॉल कर लिया जाए, क्योंकि कांस्टेंट्स हैं तो कांस्टेंट्स के अगर कोई ग्रुप है तो उसको अगर एक स्मॉल कांस्टेंट मान लिया जाए तो जिससे आपको लिखने में भी सुविधा होगी, अंत में उसको हम वापस उससे रिप्लेस कर देंगे। तो इसको माना गया है k और इसको मान दिया है अल्फा। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाती है d2 sin1 अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर sin1 इक्वल टू 0 d2 sin2 अपॉन dx2 माइनस अल्फा स्क्वायर sin2 x। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वहाँ यहाँ माइनस कहाँ से आ गया। हमने क्या माना, हमने ये माना कि e का मान v0 से कम है। चूंकि e का मान v0 से कम है तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, e माइनस v0 की जगह हम क्या लिखेंगे, v0 माइनस v0 माइनस से लिखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हम अल्फा लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू 2√2m v0 माइनस e अपॉन h बार स्क्वायर। ओके, इसलिए ये यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर ये प्लस है और यहाँ ये माइनस है। तो यहाँ पर अगर हम प्लस और माइनस को देखें तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसका हल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा, परंतु जो इक्वेशन नंबर 5 है वो एनहार्मोनिक है, हार्मोनिक नहीं है, इसलिए इनके हल भी उसके अनुरूप होंगे। सिंपल हार्मोनिक में हमें पता है आयोटा की फॉर्म में होता है, तो sin1x हो जाएगा 3 e raised to iota kx प्लस b की पावर e raised to minus iota kx, और एनहार्मोनिक की स्थिति में sin2 इक्वल टू c e की पावर अल्फा x प्लस d की पावर माइनस अल्फा x। हार्मोनिक के केस में आयोटा आ रहा है और एनहार्मोनिक के केस में आयोटा नहीं आ रहा है। प्लस अगर है यहाँ
सिंपल हार्मोनिक माइनस है तो एनहार्मोनिक वहां पर आयोटा नहीं आएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ये इंसिडेंट वेव को डिनोट करती है, ये रिफ्लेक्टेड को करती है, ये भी आपके इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड है, परंतु इसका भी आर्गुमेंट अपन अलग तरह से लेंगे क्योंकि ये वेव तो है नहीं इस प्रकार की हार्मोनिक की तरह से। तो अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि पहला जो सॉल्यूशन है इंसिडेंट आपतित तरंग होगी और परावर्तित भी होगी, दोनों की संभावना है क्योंकि यहाँ पे x बराबर 0 पे बाउंड्री है। दूसरी स्थिति में हम क्या देख रहे हैं c की पावर अल्फा x प्लस d की पावर माइनस अल्फा x। x का मान अगर अनंत हो गया, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, x का मान इंक्रीज हो रहा है, अगर x का मान इंक्रीज हो रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह होगा कि आपके पास में जो फर्स्ट टर्म है c की पावर अल्फा x वो अनंत हो जाएगा जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर c के मान को 0 लेना होगा क्योंकि x बराबर अनंत पर इसका मान अनंत हो जाता है e रेज़ टू अल्फा x जो कि फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। फिजिकली एक्सेप्टेबल बनाने के लिए हमें इस कांस्टेंट को 0 लेना होगा, अर्थात sin 2x में सिर्फ आपके पास में एक टर्म बचेगी d e की पावर माइनस अल्फा x। इस प्रकार से दोनों क्षेत्र में हमने तरंग फलन निकाल दिया। इस प्रकार से तरंग फलन वेव फंक्शंस होंगे। अब बात आती है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास में एक ही बाउंड्री है x बराबर 0। x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर 0 पर जो हमने वेव फंक्शन में तरंग फलन पे कंडीशंस पढ़ी थी, तरंग फलन भी कंटीन्यूअस होता है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस होता है यदि आपकी बाउंड्रीज फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है। परिमित असांतत्य अगर बाउंड्री पर है, परिसीमा पर परिमित सातत्य है तो उस कंडीशन में साई और डी साई जो है ग्रेडियंट साई दोनों सतत होते हैं और इस कंडीशन से साई 1 बराबर साई 2 और डी साई 1 अपॉन dx इक्वल टू डी साई 2 अपॉन dx। इस प्रकार से दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। ओके, और इन दोनों कंडीशन से हम ये देख सकते हैं कि अगर इनका उपयोग करें x बराबर 0 पर और इन दोनों समीकरणों को लें तो हम b और d का मान एक ही टर्म्स में निकाल सकते हैं। दो इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास में। जब आप इसको बराबर रखेंगे x बराबर 0 कर दो तो a प्लस b बराबर d आ गया, और जब दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर करेंगे और x बराबर 0 का रखेंगे तो आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें d और d का मान आप एक ही टर्म्स में निकाल सकते हैं जो कि आता है d इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस अल्फा अल्फा a और b इक्वल टू आता है k माइनस अल्फा अल्फा अपॉन k प्लस अल्फा अल्फा a। इन्हें अगर हम यहाँ रख दें, यहाँ पर a है, यहाँ b है और यहाँ d है, यहाँ इस मान को अगर रख दें तो sin 1x इक्वल टू a e रेज़ टू आइटा kx प्लस k माइनस आइटा अल्फा अपॉन k प्लस आइटा अल्फा e रेज़ टू माइनस आइटा kx एंड sin 2x इक्वल टू a 2k अपॉन k प्लस आइटा अल्फा e रेज़ टू माइनस आइटा x। इस प्रकार से हमने sin 1 और sin 2 अर्थात दोनों क्षेत्रों में तरंग फलन का निचल कैसे होगा, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम यहाँ पे रिड्यूस कर चुके हैं, हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। इसके पश्चात यहाँ जो J होता है, J क्या होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। जब हम ये बात कर रहे हैं आपके पास में कण आ रहे हैं, बाईं तरफ से कण आ रहा है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपने देखी थी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आप निकाला था, J बराबर क्या निकाला था, JRT इक्वल टू H क्रॉस अपॉन y साइटा m साई स्टार ग्रेडियंट साई माइनस साई ग्रेडियंट साई। इस प्रकार से ये रिलेशन कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिख देते हैं। इन
नोटेशन है, नोटेशन में आपको क्या है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। यहाँ पर साई यदि आरटी का फलन है तो ये आरटी का फलन हो जाएगा, अगर सिर्फ आर का है आर का फलन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्स का फलन है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप जेएक्स कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि आपके पास में जो है जे का मान जो है वो कितना आएगा, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास में जे का मान कैलकुलेट करेंगे तो इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फंक्शन का मान, ये फंक्शन का मान अगर आप साई 1 रखेंगे या साई 2 रखेंगे, दोनों ही स्थिति में कैलकुलेशन हो सकती है। तो जब आप x लेस देन 0 की स्थिति में क्या है साई 1, तो आपको यहाँ पर साई 1 को रखेंगे। तो या अगर आप यहाँ पे साई 1 काम में लेंगे तो इससे आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं, z = v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यदि आप इनिशियली देखें तो ये इजीली आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और v किसके बराबर होता है, v किसके बराबर होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है यहाँ पर जो जिसके बराबर होगा h क्रॉस k अपॉन m, p अपॉन m, वेलोसिटी का तो p अपॉन m, h बार k अपॉन m, इस टर्म की भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इजीली इसको डिड्यूस कर सकते हैं। इसके पश्चात आता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट परावर्तन गुणांक कैसे निकाला जाता है, परावर्तन गुणांक होता है जे रिफ्लेक्टेड अर्थात अपॉन जे इंसिडेंट, अर्थात परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व और आपतित प्रायिकता धारा घनत्व का जो अनुपात होता है वो परावर्तन गुणांक कहलाता है। प्रायिकता आपतित प्रायिकता घनत्व और परावर्तित प्रायिकता घनत्व, इनका जो अनुपात होगा वो रिफ्लेक्शन कांस्टेंट यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर ये जो पार्ट एक्चुअल में z किसके बराबर होता है, z बराबर होता है आपके पास में होता है z बराबर होता है v p, p यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो रिफ्लेक्टेड में जो प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे p है कांस्टेंट, तो ये p स्क्वायर होगा। यहाँ से भी देख सकते हो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तो ये v अपॉन ये बराबर आ जाएगा b अपॉन a का। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। b अपॉन a कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। ये देखिए b अपॉन a किसके बराबर है, k माइनस आइटा अल्फा अपॉन k माइनस आइटा अल्फा अपॉन k प्लस आइटा अल्फा। स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो अपोजिट इसको k प्लस से गुणा करते हैं, इसको k माइनस से गुणा करते हैं, और ये बराबर आ जाता है 1। अर्थात आपके पास में r का मान क्या आ गया 1, अर्थात t का मान 0 हो गया। यहां से क्या तात्पर्य होगा कि t का मान 0 हो गया। e लेस देन b0 है, e लेस देन b0 है, उस स्थिति में r का मान 1 आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि एक्सिस्टेंस कहाँ से हुई, ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी कहाँ से आ रही है, उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं। आप ये देखिए कि साई 2 का मान कितना, साई 2 आप देख रहे हैं d e की पावर माइनस, साई 2 इक्वल टू क्या है d की पावर माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अर्थात साई 2 x का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बराबर d स्क्वायर e की पावर माइनस। अर्थात यदि हम इसे ग्राफिकली देखें, ज्योमेट्री के रूप में देखें, x
dx। ई का मान क्या है? लेस देन। तो यहाँ पर जो काम आ रहा है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इसका मान जो है एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, अर्थात इसका मान किस पे डिपेंड कर रहा है? अल्फा पे। और अल्फा किसके बराबर था? अल्फा बराबर था अंडर रूट ट्वाइस n अपॉन h कोस स्क्वायर v0 माइनस e, अर्थात v0 के मान पर अल्फा डिपेंड करता है। v0 का मान अगर बढ़ेगा तो अल्फा कम हो जाएगा, अर्थात पारगमन की प्रायिकता कम होती जाएगी, परंतु परिमित होगी। परंतु क्या होगी? परिमित होगी। यदि v0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा तो अल्फा इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये इनफाइनाइट हो गया तो आपके पास में साइन रूट 0 हो जाएगा। सिर्फ उसी स्थिति में शून्य होता है, अन्यथा यदि v0 परिमित है, अगर v0 परिमित है तो इसके पारगमन की भी प्रायिकता परिमित होती है, जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये 0 होता है। इस प्रकार से हमने E लेस देन V0 का केस पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम E ग्रेटर देन V0 वाला केस पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।